अडानी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, बोली सबका साथ सबका विकास का नारा मित्र का साथ मित्र का विकास में बदला। शराब नीति मामले में बुरे फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आज सीबीआई ने की घंटों की पूछताछ, हो सकते हैं सिसोदिया गिरफ्तार। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने आधी आबादी को किया टारगेट, देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी बीजेपी, उज्ज्वला और आयुष्मान की महिला लाभार्थियों को जोड़ने की मुहिम। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, बोले त्योहार वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ। 3 दिन तक चले इस अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन सबके बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब पूर्व से पश्चिम के बीच दूसरी यात्रा निकालने पर विचार हुआ। संभावना है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का विचार उदयपुर के मंथन शिविर में आया था और अब पार्टी एक और यात्रा की तैयारी में है। 3 दिन के अधिवेशन में हुए फैसलों को देखें तो पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से CWC के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया और सभी सदस्यों को नामित करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया। शाम को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अधिवेशन का एजेंडा तैयार किया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन हुआ। साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। करीब 85 संशोधन प्रस्ताव रखे गए और उसे पास किया गया, जिसमें मुख्य संशोधन आरक्षण पर था। इसमें पीसीसी के विस्तार पर प्रस्ताव रखा गया। पीसीसी डेलीगेट्स और ब्लॉक डेलीगेट्स में पदाधिकारी स्तर पर संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद आरक्षण से जुड़े संशोधन को पारित किया गया। 50% आरक्षण ST, SC, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को देने की बात कही गई। अधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी डेलीगेट्स को संबोधित किया। इसके साथ ही कृषि, युवा और सामाजिक न्याय के 3 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पार्टी को इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा मिली है, जिसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। रायपुर में चारों ओर कांग्रेस नेताओं के बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे थे। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे थे। कांग्रेस नेताओं में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। ये उत्साह गवाह था कि अब कांग्रेस पूरे जोश में है और 2024 में बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस महाधिवेशन में आज सुबह राहुल गांधी ने कमान संभाली। उन्होंने मोदी अडानी संबंधों पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने संसद में एक फोटो दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा रिश्ता क्या है। पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी को बचाने में लग गए। अडानी पर सवाल उठाने वाला देश विरोधी और अडानी देशभक्त बन गए। बीजेपी और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी है? इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं बन रही है? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सुबह उठकर सोचता था कि कैसे चला जाए, उसके बाद सोचता था कि 25 किलोमीटर नहीं 3500 किलोमीटर चलना है, कैसे चलूंगा? फिर कंटेनर से उतरता था, चल देता था, लोगों से मिलता था। पहले 10 से 15 दिन में अहंकार और घमंड गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 15 से 20 लोगों के साथ लाल चौक पे झंडा फहराया, जबकि भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों लोगों के साथ झंडा फहराया। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आया। एक कश्मीरी आया और कहा कि मैं आपके साथ तिरंगा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपने हमारे दिल में भरोसा जगाया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अधिवेशन में कई विषयों पर चर्चा हुई, इससे पार्टी मजबूत होगी। हमने जिन प्रस्तावों की मंजूरी दी है, इससे भारत का एक नया इतिहास रचेगा। जिन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, वहां नए प्रस्तावों पर काम होगा। जहां सरकार नहीं होगी, वहां विपक्ष में रहकर ये मुद्दे उठाए जाएंगे। देश और दुनिया में अडानी ग्रुप को लेकर हलचल तेज है। लाखों निवेशक अडानी ग्रुप पर नजरें बनाए हुए हैं। अडानी ग्रुप इस हफ्ते रोड शो करने वाला है। खबरों की माने तो कुछ एशियाई देशों में अडानी ग्रुप इस हफ्ते फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर रोड शो करेगा। कारोबारी गौतम अडानी का ग्रुप 27 फरवरी यानी सोमवार को सिंगापुर में रोड शो करेगा। इसके बाद 28 से 1 मार्च तक हांगकांग में रोड शो होगा।
24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी ग्रुप अर्श से फर्श पर आ गया। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों को 85% ओवर वैल्यूड बताया गया था। साथ ही अडानी पर शेयरों में हेरफेर के आरोप भी लगे। रिपोर्ट के बाद निवेशकों ने इस कदर बिकवाली की जिससे ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप आधे से भी कम रह गया। अडानी ग्रुप ये रोड शो निवेशकों को रिझाने के लिए कर रहा है। अडानी ग्रुप चाहता है कि उसके शेयरों में लोगों का भरोसा फिर से पैदा हो। रोड शो के लिए संभावित इन्वेस्टर्स को इनविटेशन भेजा जा चुका है। सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देश टैक्स हेवन देश माने जाते हैं। इन देशों की कई कंपनियां अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करती आई है। अडानी ग्रुप इन निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना चाहता है। इसके लिए अडानी ग्रुप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रोड शो आयोजित कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयर 80% तक गिर गए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आई है। इन शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लगा है। इससे 80% तक की गिरावट देखने को मिली है। मेघालय और नागालैंड में कल मतदान है, जिसको लेकर शनिवार को प्रचार का शोर थम गया था। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं नागालैंड में 16 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। दोनों राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा चुका है। शनिवार शाम को ही दूर दराज क्षेत्रों के लिए 268 मतदान कर्मियों के दल को रवाना कर दिया गया था। नागालैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे प्रदेश में कुल 2315 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कम से कम आधे मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी से कवर किया गया है। 368 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 4 बूथ दिव्यांग लोगों के लिए चलाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 15 मॉडल पुलिस स्टेशन भी होंगे। सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय और बिजली सहित न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उधर मेघालय में 60 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3419 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। इस बार मेघालय में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। राज्य में लगभग 81,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 36 महिलाएं शामिल हैं। नागालैंड में 4 महिला उम्मीदवारों सहित 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया है। राहुल गांधी ने मेघालय में प्रचार किया तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों राज्यों में प्रचार किया था। बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने भी वोट मांगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन विकास यात्राओं से जो फीडबैक मिल रहा है उसने पार्टी को डरा दिया है। विकास यात्राओं के समापन के बाद बीजेपी हाईकमान राज्य की स्थिति की समीक्षा करेगा और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि कुछ बड़े बदलाव करने का मन पार्टी ने बना लिया है। पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है। ऐसे में बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत बताई गई है। अब इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी की रिपोर्ट ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को शांत करना आसान नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन 1.25 साल बाद कांग्रेस में बगावत हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार चली गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी और एक बार फिर से कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ गई। ऐसे में जनता के अंदर बदलाव की मांग 2018 से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बीते साल हुए नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी को कई झटके लगे, जो संकेत दे रहे हैं कि बदलाव नहीं किया तो सत्ता हाथ से फिसलना तय है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी राम और श्याम की जोड़ी है।
आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक रैली के दौरान ओवैसी ने शिवसेना पर निशाना साधा और कहा कि उद्धव और शिंदे राम और श्याम की जोड़ी है। ओवैसी ने सभा में पूछा कि जब एनसीपी के अजित पवार सुप्रिया सुले नेता बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे केवल अपने पिता के बेटे होने के गुण के आधार पर नेता बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस नेता बन सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान नेता नहीं बन सकते? ओवैसी की टिप्पणियों के जवाब में संजय राउत ने कहा कि राम श्याम की जोड़ी तो बीजेपी और ओवैसी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वोट कटाव मशीन है, जहां भी बीजेपी को जिताना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। राम श्याम वाला जुमला ओवैसी पर अच्छा लगता है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने वीर सावरकर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक महापुरुष थे, वो महाराष्ट्र के वीर सपूत थे, केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न दे। अब संजय राउत के इस पलटवार के बाद महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी गर्म है। वैसे ओवैसी पर यह आरोप कि वो बीजेपी की बी टीम है नया नहीं है। कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दल भी उन पर यह आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अक्सर ओवैसी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाते रहे हैं। अब देखना होगा संजय राउत के इस बयान के बाद ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया आती है। मोदी सरकार के तमाम दावे जम्मू कश्मीर में फेल होते दिख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मोदी सरकार असफल रही है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया। घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी की सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घटना को लेकर कहा कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल देश में मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए करती है। मैं इस कृत्य की निंदा करती हूं। ये कश्मीरी लोगों का व्यवहार नहीं है। ये सभी काम सरकार की विफलताओं को दिखाते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है उससे सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे को फायदा होता है। इन घटनाओं से बीजेपी को ही फायदा होता है, चाहे वो हरियाणा में हो या कश्मीर में। वो केवल घाटी में सामान्य स्थिति दिखाने के लिए अल्पसंख्यकों का उपयोग करते हैं। महबूबा ने कहा कि जब भी इस तरह की घटना होती है तब बीजेपी इसका फायदा उठाती है और कहती है कि देखो मुसलमान कैसे हैं। दरअसल पुलवामा में रविवार की सुबह कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की जान ले ली गई, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।